अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ इमरान और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SLO बेस्ड मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन देखेंगे और एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं साथ साथ देता रहूँगा। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हम पेपर का जो वर्जन नंबर है या रोल नंबर है वो कैसे ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये क्लास 10th का मॉडल पेपर है जो कि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ फेडरल बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं तो आप इसको फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे देख सकते हैं। सो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने करना क्या है कि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को फुल देखें। आई होप सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता रहूँगा कि MCQs कैसे और कहाँ से पिक किए गए हैं और आपने किस तरह SLO बेस्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। सो सबसे पहले आपके पास वर्जन नंबर है और वर्जन नंबर कहाँ पे होगा ये आपको जब MCQs पार्ट दिया जाएगा तो MCQs पार्ट के एक साइड पे लिखा होगा वर्जन नंबर और ये 4 डिजिट का नंबर होता है। जैसे हम लोग लेते हैं 4501। तो आपने करना क्या है, इसको भी वर्जन नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे 4501। तो पहली रो के अंदर आपने क्या करना है, 4 को सर्च आउट करना है। 4 को सर्च करके उसको फिलअप कर दें। फिर आपने 5 को करना है सर्च आउट, उसको फिल कर दें। देन थर्ड नंबर पे 0 आता है तो आपने क्या करना है कि 0 को यहाँ पे सर्च आउट करके फिल कर दें। फिर 1 आता है तो आपने यहाँ पे 1 को फिलअप कर देना है। उसके बाद जो आपको रोल नंबर स्लिप इशू होगी बोर्ड की तरफ से उसके अंदर भी क्या होंगे, 7 डिजिट्स होंगे। जैसे आपके पास है 2 5 7 3 8 2 और ये 1। आई थिंक ये 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब आपने क्या करना है, इस रोल नंबर को यहाँ पे लिखना है। ये आपके पास मिलेगा कहाँ से, बोर्ड आपको इशू करेगा रोल नंबर। अपने क्लास 9th के अंदर भी प्रैक्टिस की हुई है तो आई होप सो आपके लिए इजी होगा। बस मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। पहले आपने क्या करना है, 2 को सर्च आउट करना है, उसको फिलअप कर दें। फिर उसके बाद 5 को सर्च आउट करें, उसको फिलअप कर दें। देन आपने क्या करना है, 7 को सर्च आउट करना है तो 7 को फिलअप कर दें। फिर 3 को फिलअप कर दें यहाँ पे और उसके बाद आपने 8 को फिलअप करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने 2 को फिलअप करना है। देन यू हैव टू फिल 1। ठीक है, अब देखें मैंने मिस्टेक क्या की। मिस्टेक मैंने ये की कि मैं इसको फुली फिलअप नहीं कर रहा। आप लोगों ने क्या करना है, इसको फुली जो है तो फिलअप करना, ना तो इंक बाहर निकालनी है और इसके अंदर जो है ब्लैंक स्पेस बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, इंक ज़्यादा बाहर ना हो। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ इस तरह एक डॉट लगा देते हैं। आपने डॉट नहीं लगाना, आपने इसको फुल फिल करना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको ऐसे टिक कर लेते हैं, तो आपने टिक भी नहीं करना बल्कि आपने क्या करना है, प्रॉपर इसको फिलअप करना है। उसके बाद आपको जो ई शीट मिलेगी, ई शीट के ऊपर एक नंबर होता है और वो नंबर आपने क्या करना है, इस जगह पे लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपना सिग्नेचर करना है। साइन ऑफ कैंडिडेट का मतलब है कि आप एज अ स्टूडेंट अगर आप पेपर में अपीयर हो रहे हो तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपना सिग्नेचर जो है वो लाजमी करना है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर है। सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर का मतलब है कि टीचर, कौन से टीचर, वो टीचर जो कि आप पे बोर्ड के पेपर में ड्यूटी करेंगे। ठीक है, वो जो है ज़रूरी है, यहाँ पे सिग्नेचर उनका ज़रूरी है। अगर वो टीचर पहले तो ख़ुद करते हैं, उनको पता होता है, अगर वो नहीं करते, भूल जाते हैं, तो आपने उनको बता देना कि टीचर मेरा साइन नहीं हुआ। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री के पेपर की तरफ। मॉडल पेपर है SLO बेस्ड और जैसे कि फॉर्मेट आपके सामने है। ठीक है, इसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C होते हैं। सेक्शन A जो है उसके 12 मार्क्स होते हैं और बिल्कुल कंपलसरी होता है। इसके सिर्फ 20 मिनट्स होते हैं। पहले 20 मिनट्स के अंदर आपने इसको करना होता है और फिर उसके बाद आपने ये पेपर एग्जामिनर को वापस करना है। लास्ट टाइम इस तरह था कि आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता था, लेकिन इस दफ़ा ये है कि आपको MCQs पोर्शन वापस जमा कराना होगा सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास, जो वहाँ पे टीचर्स ड्यूटी पे होंगे। अब इसके अंदर होते क्या हैं, 12 MCQs हैं। हर MCQ का एक नंबर है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका मतलब है 12 मार्क्स हैं। और याद रखें कि दिस इज़ कंपलसरी पार्ट। सेक्शन A इज़ कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब कि ये लाजमी है, आपने इसको लाजमी करना है, आपने इसके अंदर कुछ छोड़ना नहीं है और इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपको नहीं भी आता तो आप लाजमी इसको सारे के सारे बबल्स में से मतलब सारे MCQs जो हैं उसमें से कोई एक बबल को आप फिल लाजमी करें। ऑल पार्ट ऑफ दिस सेक्शन आर टू बी आंसर्ड ऑन दिस पेज एंड हैंड ओवर टू द सेंटर सुपरिटेंडेंट। कहता है कि इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, 12 पार्ट्स हैं, उसको आपने इसी शीट के ऊपर करना होगा और ये जो शीट है आपने वापस दे देनी होती है सेंटर में जो भी टीचर्स होंगे। डिलीटिंग और राइटिंग इज़ नॉट अलाउड। कहता है कि इसके अंदर आपने कोई डिलीशन नहीं करनी। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑप्शन A है,
फिर बी है, फिर सी है, डी है, ए के सामने बबल है, बी के सामने भी ऐसे बबल्स मौजूद हैं। आप क्या करते हो कि आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है, तो आप जल्दी से उसको ऐसे फिल कर लेते हो। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको याद आता है या आपका फ्रेंड आपको बताता है कि नहीं नहीं, ए नहीं आता, उसके अंदर तो बी आता है। तो आप क्या करते हो कि बी को भी फिलअप कर देते हो। बी को फिलअप करने के साथ साथ आप इसके ऊपर ऐसे क्रॉस कर लेते हो। तो ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं डिलीटिंग या ओवर राइटिंग। तो यहाँ पे अगर आपका पेपर चेक होगा, ठीक है, ये कंप्यूटर पर चेक होता है, तो वहाँ पे कंप्यूटर क्या करेगा, आपको एक में से 0 नंबर देगा। क्यों? क्योंकि ये डिलीटिंग और ओवर राइटिंग में आ जाता है। इन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ डू नॉट यूज़ लेड पेंसिल। जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो आपने लेड पेंसिल को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, आपने ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करना है। अब हम पेपर के MCQs की तरफ चलते हैं। ये तो फॉर्मेटिंग की बात होगी। फिल द रेलेवेंट बबल फॉर ईच पार्ट कैरीज 1 मार्क। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कहता है कि आपके पास कौन सा कंपाउंड है वो बनेगा जब हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम ट्रीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये बहुत ज़्यादा इजी है। आपने करना है क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, ठीक है, 3 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और इससे क्या बनेगा, इससे हमारे पास बनेगा एक तो 6 मोल्स ऑफ वाटर, दूसरा जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ Al2SO4 होल 3। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एल्यूमिनियम सल्फेट। और राइट ऑप्शन हमारे पास जो बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो हम सी के सामने जो सर्कल है, बबल है, इसको ऐसे प्रॉपरली फिलअप कर देंगे। देन लेट्स मूव टूवर्ड MCQ नंबर 2। और MCQ नंबर 2 हमारे पास कह रहा है कि मार्बल बिल्डिंग्स आर डिसइंटीग्रेटेड बाय एसिड रेन बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ। मार्बल की जो बिल्डिंग्स होते हैं, कहते हैं उसको ख़राब किया जाता है, डिसइंटीग्रेट किया जाता है बाय एसिड रेन। जब एसिड रेन होती है, ठीक है, ये आपके पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से MCQs लिया गया है, एसिड रेन का ही टॉपिक है। और वो क्या करता है कि डिस्ट्रक्शन करता है, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बिल्डिंग्स हो, सारी स्टैचूज़ वगैरह सबको डिस्ट्रॉय करता है। अब कहता है कि अगर एसिड रेन होती है मार्बल को ख़राब करती है, तो उसमें रिएक्शन किस चीज़ के साथ होता है। तो याद रखें कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3 वो रिएक्ट करती है एसिड के साथ। जिससे आपके पास ये एसिड है, कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब ये सल्फ्यूरिक एसिड मतलब एसिड रेन जो है रिएक्ट करेगा, तो आपके पास क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट और वाटर, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से रिलीज हो जाती है। अब कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किस चीज़ के अंदर, कैल्शियम सल्फेट के अंदर। अब यहाँ पे एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। तो हम ऑप्शन नंबर सी के सामने बबल को ऐसे फिलअप कर देते हैं। देन MCQ नंबर 3, डाइपेप्टाइड इज फॉर्म बाय जॉइनिंग ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट। डाइपेप्टाइड की फॉर्मेशन कब होती है, देखें जब छोटी छोटी इंटी मिलाओगे आपस में तो क्या बनेगा, लंबी सी दीवार बन जाएगी। लेकिन अगर छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलाओगे तो फिर क्या बनेगा, एक लॉन्ग पॉलीमर बनेगा जिसको आप प्रोटीन्स कहते हो। और अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास होता है कि कार्बन एटम है, उसके साथ यहाँ पे कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन होती है, मतलब कार्बन की कोई भी चेन आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच्ड होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एमाइनो ग्रुप अटैच्ड होता है NH2। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं अमाइनो एसिड्स के और उनको आपस में ट्रीट करना है। आपने देखना है कि वहाँ से आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है। सो हम सेकंड मॉलिक्यूल को भी यहाँ पे लिख लेते हैं NH, ये NH2, ये कार्बन, एक साइड पे कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन है, यहाँ पे H है, दूसरी साइड पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अब यहाँ पे होता है क्या है स्टूडेंट्स के, एक साइड से H और दूसरी साइड से OH ये रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे वाटर क्या होता है, रिलीज़ हो जाता है। अब वाटर रिलीज़ होता है तो हमारे पास क्या होता है कि बॉन्ड बन जाता है किसके बीच में, इस कार्बन के और इस नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे R, यहाँ पे H, C डबल बॉन्ड। ये वैलेंसी मिल जाती है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे जो बाकी इसकी चेन है वो आप लगा दें
अब ये जो आपके पास बनते हैं, दिस इज़ नोन एज पॉलीमर, और ये जो पॉलीमर है ना, इस पॉलीमर को हम क्या कहते हैं कि दिस इज़ व्हाट, दीज आर प्रोटीन्स। कि जब आपके पास ये छोटे छोटे मोनोमर, इसको हम कहते हैं मोनोमर, ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, ये मिलते हैं तो लॉन्ग चेन बनती है और उसको हम क्या कहते हैं पॉलीमर्स। और पॉलीमर्स ये किस चीज़ का है, प्रोटीन्स। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, तो अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। जैसे आपके पास ईंटें होती हैं ना, ब्रिक्स होती हैं, आप छोटी छोटी ईंटें मिलाते हैं जो आपके पास बड़ी सी दीवार बन जाती है, सेम इज़ द केस विद अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए सॉरी, अमाइनो एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है टू प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द कार्बोनेटिंग टावर ड्यूरिंग द सॉलिड प्रोसेस। सॉलिड प्रोसेस में हमारे पास होता ये है कि एक प्रोसेस है जिसको हम एक सेकेंड स्टेप में हम कार्बोनेटिंग टावर में जो है, तो अब सॉलिड प्रोसेस में हमारे पास होता है कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि एमोनिकल ब्राइन बनाते हैं। दूसरा स्टेप जो होता है उसको हम कहते हैं कार्बोनेशन। अब कार्बोनेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको पास किया जाता है एमोनिकल ब्राइन में से। अब उसके लिए हमारे पास जो रिएक्शन है वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, आपकी बुक में भी है करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ से मैं बता देता हूँ कि कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, उसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, अमोनियम बाय कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, दिस इज नोन एज अमोनियम बाय कार्बोनेट। अब नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप होगा उसमें यही जो अमोनियम बाय कार्बोनेट है NH4HCO3, अमोनियम बाइकार्बोनेट फर्दर रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड, और जब ये सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास बनता है सोडियम बाय कार्बोनेट, और साथ में हमारे पास क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब देखें आपके पास कौन से दो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे हैं। एक आपके पास हो रहा है ऑब्टेन सोडियम बाइकार्बोनेट, और दूसरा आपके पास ऑब्टेन हो रहा है NH4Cl जिसको हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। सो द राइट ऑप्शन वुड बी NaHCO3 NH4Cl, हेंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास है द एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन विथ concentrated alkaline KMnO4 is oxalic acid and this reaction acetylene undergoes what। पहले तो आप ये समझे कि एसिटाइलिन क्या होता है। एसिटाइलिन हमारे पास होता है C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H। इथाइन हम लोगों ने पढ़े थे, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हम पढ़ते आ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स, जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इथाइन जो है दिस इज अनसेचुरेटेड, कहता है कि जब आप इसको ट्रीट करते हो अल्कलाइन पोटाशियम पर मैंगनेट के साथ KMnO4 के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। अब इस रिएक्शन में एसिटाइलिन की क्या हो रही होती है, देखें आप इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हो, KMnO4 पोटाशियम पर मैंगनेट, और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किस चीज़ का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हेंस ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। अब इसका अगर मैं रिएक्शन लिख के दूं तो हमारे पास अगर KMnO4 है, ठीक है, पोटाशियम पर मैंगनेट है, उसको हम ट्रीट करते हैं 4 मोल ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्यों, ताकि हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, हम ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को हम लोगों ने फर्दर ट्रीट कराना होता है एसिटाइलिन के साथ। ठीक है, दूसरा आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, K2MnO4। अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमारे पास होती है कि एसिटाइलिन हम लेते हैं, जैसे आपको मैंने अभी इसका फार्मूला बता दिया है, C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे H होता है। इसको आपने इसी ऑक्सीजन के साथ जो कि KMnO4 से प्रोड्यूस हुआ है ऑक्सीजन, इसके साथ आपने ट्रीट कर देना है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब वाटर जब आप ऐड करते हो उसके साथ, तो आपके पास फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, टेट्राहाइड्रोक्सी इथेन की फॉर्मेशन होती है, और वो उसका फार्मूला कुछ इस तरह होता है
टेट्राहाइड्रोक्सी, टेट्राहाइड्रोक्सी का मतलब है 4 टाइम्स इसके अंदर क्या हो जाते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन। दिस इज नोन एज टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन। ये हाईली अनस्टेबल स्पीशी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, और जब अनस्टेबल है तो उसमें क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है ये लॉस कर देते हैं, ठीक है, दिस इज़ हाईली अनस्टेबल। सो ये क्या कर लेते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है, 2 मोल्स वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज़ हो जाते हैं, और इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, दिस इज़ नोन एज ऑक्सैलिक एसिड। अब इस ऑक्सैलिक एसिड की जब हम दोबारा से ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज ऑक्सैलिक एसिड। That product is known as oxalic acid. Sorry, this is not oxalic acid. This is known as glyoxal. This is known as glyoxal. और glyoxal की आप दोबारा से ऑक्सीडेशन कर दो तो आपके पास क्या बनेगा, ऑक्सैलिक एसिड। और यही चीज़ आपसे पूछ रहा है, इसमें अगर आप देखें तो आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो किस चीज़ के अंदर, एसिटाइलिन के अंदर, हेंस दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है 1 मोल ऑफ एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड का मतलब है कि जहाँ पे डबल या कोई ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद हों। रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन के साथ आपने उसको रिएक्ट करवाना है टू फॉर्म सेचुरेटेड कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे एक जो चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हो रही है हाइड्रोजनेशन। क्या चीज़ हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन। और आपको पता है ना कि अगर डबल बॉन्ड है उसके अंदर आप हाइड्रोजन ऐड करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है किधर, सिंगल बॉन्ड के अंदर। अगर हम कार्बन लगा देते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है, और पाई बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, पाई बॉन्ड की जगह पे हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, हेंस दिस इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। लेकिन आपके पास कह रहा है कि हाइड्रोजन का 1 मोल आपने रिएक्ट करा दिया अनसेचुरेटेड कंपाउंड के साथ, और आपके पास कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड सेचुरेटेड कंपाउंड जो है ऑब्टेन हो जाता है। अब वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड जिसके साथ आप हाइड्रोजन ट्रीट करा रहे हो, रिएक्ट करा रहे हो, उसका फार्मूला आपसे पूछ रहा है, वो फार्मूला क्या होगा। तो जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है उनके 2 टाइप के फार्मूले हो सकते हैं, क्योंकि या तो वो डबल बॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस फॉर्म में प्रेजेंस होंगे, ठीक है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं या तो वो होंगे अल्कीन्स या फिर वो होंगे अल्काइंस। अब अल्कीन्स का हमें पता है कि अल्कीन में हमारे पास होता है डबल बॉन्ड और यहाँ पे होता है ट्रिपल बॉन्ड। और अल्कीन जो है उसके लिए जो जनरल फार्मूला है ना, जनरल फार्मूला वो क्या होता है, CnH2n, और यहाँ पे क्या होता है CnH2n-2। और अल्केन का हम लोगों ने पढ़ा था लेक्चर्स में कि वो होता है CnH2n+2। अब इसके साथ तो काम नहीं हमारा। अब ये 2 फार्मूलाज हैं, CnH2n और CnH2n-2, ये 2 फार्मूला जो है हम लोगों ने अप्लाई करने होते हैं जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। तो ये जो ऑप्शन है C7H16, इसके ऊपर ये फार्मूला जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। 7 × 2 16, 7 × 2 14, 14 + 2 16, तो ये आपके पास क्या है, दिस इज सेचुरेटेड, तो ये आपके पास फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, यहाँ पे लिखा हुआ है C6H12, तो यहाँ पे n जो है वो कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, तो हम लिखेंगे CnH2n। अगर n 6 टाइम है तो 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो 6 कार्बन है इसके अंदर और 6 × 2 12 हाइड्रोजन इसके अंदर मौजूद है। इस तरह आपने क्या करना है, फार्मूला जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करना होता है। तो अब अगर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब आपने पहले क्या करना है, 6 कार्बन ड्रॉ करें, उसके बाद ये अनसेचुरेटेड है तो आप एक जगह पे क्या लगा दें, डबल बॉन्ड लगा देते हैं हम लोग। अब डबल बॉन्ड लगा दिया है, अब डबल बॉन्ड के बाद इसके साथ आपने हाइड्रोजन्स अटैच करने हैं, ऐसे अटैच करने हैं ताकि कार्बन की वैलेंसी 4 रहे, 4 से ज़्यादा ना हो। इस कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बनाए हुए, तो हम इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच कर देते हैं। इसकी वैलेंसी 4 पूरी हो गई है। इसकी 3 वैलेंसी है, एक हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो इसकी वैलेंसी 4 हो जाती है। इन कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ऐड करो, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन ऐड करो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आप
ऐड करेंगे क्योंकि वैलेंसी आपने 4 सेटिस्फाई करनी है। अब अगर आप टोटल हाइड्रोजन्स काउंट करते हैं तो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इन केस ऑफ MCQ नंबर 6। अब ये वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसके साथ हम हाइड्रोजन जो है वो ऐड करते हैं और फिर उससे क्या बनता है, सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, हमने क्या करना है कि इसको ऐसे लिख लेना है CH2, फिर CH2 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। इससे आपने 1 मोल क्या करना है, हाइड्रोजन गैस पास करानी है। तो वो हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे तो ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो पहले ये क्या था, 1 हेक्सीन था, अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा N हेक्सेन, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन जाएगा तो ये ANE में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। MCQ नंबर 7 की तरफ चलते हैं। MCQ नंबर 7 में कहता है कि फ्लोराइड आयन इज अ बेस बिकॉज इट F नेगेटिव आयन, दिस इज फ्लोराइड आयन, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कहता है ये बेस ऐड कर सकता है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अगर प्रोटॉन आप इसके साथ ट्रीट कराते हो तो इससे क्या बनता है, HF की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बन सकता है। मतलब कि ये जो फ्लोराइड आयन है ना, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोराइड आयन। फ्लोराइड आयन कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, और प्रोटॉन एक्सेप्टर्स जो होते हैं दे आर नोन एज बेसिस। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अर्हीनियस एसिड बेस, लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का, और उसके बाद लीविस कॉन्सेप्ट है। ये 3 कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। MCQ नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स में हमारे पास क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप है, एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, दूसरी साइड पे कार्बन अटैच्ड है, तो उसको क्या कहते हो, एल्डिहाइड्स, ठीक है। ये जो ग्रुप है दिस इज नोन एज कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होता है, दिस इज कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के अराउंड अगर एक भी हाइड्रोजन अटैच्ड है तो उन कंपाउंड को आप कहते हो कि दे आर नोन एज एल्डिहाइड्स। तो यहाँ पे देखें, ये आपके पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आप ओपन करके लिखेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दिस इज़ एल्डिहाइड। सो यही आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। इसके अंदर OH ग्रुप है और OH ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट अल्कोहल्स। यहाँ पे COOH है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को। ये फंक्शनल ग्रुप में से सवाल लिया गया है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर ये इस फॉर्म में भी आ जाए तो भी ये क्या है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब ये जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, डी के अंदर ये है कि ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे भी CH3 लगाया हुआ है, दूसरी साइड पे भी CH3 लगाया हुआ है। सो ऐसे कंपाउंड जहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है, एक साइड पे भी कार्बन है, दूसरी साइड पे भी कार्बन है, उनको आप क्या कहते हो, दे आर नोन एज कीटोन। सो ऑप्शन नंबर डी का जो है ये आपके पास कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। MCQ नंबर 9, द pH ऑफ 10⁻³ मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज। अब एक सोल्यूशन गिवन है, ठीक है, और उसकी मोलैरिटी भी गिवन है। आपने क्या करना है, उसका pH फाइंड आउट करना है। तो आपके पास एक इक्वेशन है, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब ये इक्वेशन आपने यहाँ पे इसके अंदर यूज़ करनी है। अब अगर आप देखो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ठीक है, ये अल्कली भी है, बेस भी है। ये जब आयोनाइज होता है तो आपके पास सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, दिस इज -1 चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है, अगर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है ये, तो इसका मतलब है कि दिस इज नोन एज बेस। और उसके बाद इसका pH तो फाइंड हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि pH जो है दैट इज
नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोटॉन आयन कंसंट्रेशन, लेकिन इसके अंदर तो प्रोटॉन आयन कंसंट्रेशन है नहीं, इसके अंदर तो हाइड्रोक्साइड आयन है, तो इसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, POH, और POH इक्वल होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने फार्मूला लगाना है POH का। सबसे पहले POH इसका निकालेंगे, POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। अब POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास इसकी कितनी प्रोड्यूस हो रही होती है, 10⁻³ मोलर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10⁻³ मोलर, ठीक है। अब कैलकुलेटर से जब आप इसको फाइंड आउट करते हो तो आपके पास आंसर यहाँ पे 3 आ जाता है। अब ये आपके पास क्या आ गया, POH की वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है, pH फाइंड आउट करना है। आपसे पूछ क्या रहा है कि pH फाइंड आउट करें, तो pH फाइंड आउट करने के लिए आपने एक इक्वेशन ये जो मैंने बता दी है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। आपने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी, नहीं pH की हमारे पास वैल्यू है नहीं, POH की वैल्यू हमारे पास 3 है, दैट इज इक्वल टू 14। इस 3 को दूसरी साइड पे ले जाएं इक्वेशन के, तो 14 में से अगर आप 3 को माइनस कर देते हैं तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा PH इज इक्वल टू 14 माइनस 3, आपके पास आंसर इसका क्या आ जाएगा 11, और यही आपसे पूछ रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ करेक्ट। तो हम यहाँ पे इसका बबल फिलअप कर लेते हैं। नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं जो डेड रिमेंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म एक ज़माने में इस दुनिया में रहते थे, मतलब एनिमल्स है, ह्यूमंस है, प्लांट्स है, उनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। अब ऐसा कौन सा पोल्यूटेंट है जो कि उनसे प्रोड्यूस नहीं होता, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है दीज आर मेन मेड, ठीक है, तो ये जो है उनसे प्रोड्यूस नहीं होते। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये CFC से क्या बनता है, इससे बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। और ये किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं, ओजोन लेयर जो है उसको ये डिस्ट्रॉय करते हैं अपर एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में। ये आपके पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से पिक किया गया ये सवाल। नेक्स्ट आपके पास है, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन बिलो द यूनिट ऑफ Kc इज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू Kc कहते हैं। अब ये आपसे पूछ रहा है, इक्वेशन आपको गिवन है, आपने क्या करना है, इसे Kc की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो Kc जो है दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट आपके पास क्या यहाँ पे बन रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो आप लिखते हो SO3 पावर 2, ये आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर कराए थे। यहाँ पे आप रिएक्टेंट लिखते हो सल्फर डाइऑक्साइड, कितने मोल्स है, 2 है, तो वो स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ब्रैकेट के ऊपर आप इसको लिख देते हैं पावर में, और ऑक्सीजन का 1 मोल है तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देते हो। अब आपको पता है कि जो भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंसनट्रेशन लेते हैं, कंसनट्रेशन को हम लोग लेते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। अब ये 2 टाइम्स है तो आप 2 टाइम्स लिखें। यहाँ पे ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है 2 टाइम्स है तो आप लिखोगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब 2 टाइम्स, और मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो भी क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। अब ये 2 टाइम्स और ये 2 टाइम्स तो यहाँ पे कट गए, पीछे क्या रह गया, 1 टाइम रह गया, तो आप इसको ऐसे लिख देते हो 1 डिवाइड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन के मतलब ऊपर साइड पे लेके जाना है, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके जाना है। तो आप क्या करते हो, ये जो मोल है ये पर में चला जाएगा, और डेसीमीटर क्यूब पर में है तो ये डेसीमीटर में चला जाएगा। पर मोल डेसीमीटर क्यूब ये क्या होगी, दिस इज़ द यूनिट ऑफ Kc, और Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आपने ए के सामने बबल को ऐसे फिल करना होता है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट MCQ, द कंपोजिशन ऑफ मैट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मेटलर्जी ऑफ कॉपर। अब जब आप कॉपर की मेटलर्जी करते हो तो आपके पास प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है जिसको आप मैट कहते हो, और इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ आयरन सल्फाइड एंड क्यूप्रिक सल्फाइड। सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। आपकी जो बुक है उसके पेज नंबर 149 पे ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। पेज नंबर 149 पे आप इसको देख सकते हैं। जो बोर्ड की आंसर की है उसके अंदर इन्होंने ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट किया हुआ है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बल्कि ये ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। और इसमें आपके पास होता है क्या है कि आपके पास रोस्टेड कॉपर और होता है, आप उसको हीट करते हो कोक और सैंड के साथ एट अराउंड 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपके पास मटेरियल जो भी होता है वो मेल्ट हो जाता है, उसकी 2 सेपरेट लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है। अब एक लेयर जो होती है टॉप पे होती है, दूसरी बॉटम पे होती है।
बॉटम लेयर जो होती है उसके अंदर मिक्सचर होता है किस चीज़ का, क्यूपरिक सल्फाइड और आयरन सल्फाइड का। इसी को आप क्या कहते हो, दिस इज नोन एज मैट, और यही चीज़ आपसे पूछ रहा है, ठीक है, जो कि बॉटम में प्रेजेंट होती है। और अपर जो आपके पास लेयर होती है, ठीक है, जब आप कॉपर ओर को हीट अप करते हो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक कोक और सैंड के साथ, तो वो आपके पास जो बनता है दैट इज़ नोन एज सिलिकेट स्लैग, ठीक है, आपके पास सिलिकेट स्लैग की फॉर्मेशन होती है। सो स्टूडेंट, ये तो आपके पास मॉडल पेपर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई केमिस्ट्री का टॉपिक है क्लास 10th का, आपको समझ नहीं आ रही है, कोई MCQ है उसकी समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के जल्द से जल्द मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।